बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं पाकिस्तान कैसे बना, ये ब्यूरोक्रेसी जो हम आज देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, इसके नाज नखरे, जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारे फौजियों का एटीट्यूड है, इनके नाज नखरे, जो हमारी अदालतों का एटीट्यूड है, इनके नाज नखरे, इनके ये सारे के सारे नाज नखरे बरतानवी दौर के जो ऑफिसर थी या ऑफिसर शाही थी या सोल्जर्स थे, उनसे कैसे मिलते हैं। मतलब कॉलोनियल मेंटेलिटी आज भी हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर कैसे जिंदा है। ये वो चीजें हैं जिनको हम डिटेल से देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे ये पाकिस्तान कैसे बना, कांग्रेस के साथ कहां कहां पर लड़ाई हुई, बड़े सगीर यानी सब कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन वगैरह कितनी थी, और उसके बाद पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े यानी बांग्लादेश अलग बन गया, पाकिस्तान अलग हो गया, ईस्ट वेस्ट की सेपरेशन वगैरह जो हुई, ये तमाम तर चीजें क्यों हुई, ये तमाम तर चीजें मैं डिटेल से इस ऑडियो लॉग के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा। बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं होंगी, कुछ टॉपिक्स होंगे जिनको मैंने जानबूझकर छोड़ दिया है जो कि काफी रिलेवेंट नहीं है, और कुछ टॉपिक को जानबूझकर मैंने ज्यादा टच दिया है क्योंकि वो ज्यादा रिलेवेंट है और वो तारीख के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आइए ये तमाम तर चीजें मिलकर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1757 के दौरान, जब बैटल ऑफ पलेसी हुई। पलेसी के ये जंग के बाद बरतानवी राज बंगाल के ऊपर काबिज हो गया। अब बंगाल कोई इतना छोटा मोटा इलाका नहीं था, असम उसके अंदर आता था, ओडिशा, ओडिशा, ये तमाम तरह इलाके, ये जो ईस्ट वेस्ट बंगाल की डिवाइड है, ये भी सब यूनाइटेड होता था। बंगाल बहुत बड़ा सूबा हुआ करता था। सो बंगाल जब अंग्रेजों के कब्जे में आ गया तो अंग्रेजों की मतलब है ना चांदी लगी, अंग्रेजों को बहुत ज्यादा फायदा हो गया। अब ये जो बंगाल को हासिल करने का हुक्म था ना, ये रॉबर्ट क्लाइव ने खुद अपने पर्सनल इनिशिएटिव के तौर के ऊपर लिया था। अब ये मैं आपको थोड़ा सा ऑफिसर्स का एटीट्यूड बता दूं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर रखती थी, उनके एटीट्यूड के हवाले से बता दूं। जो बर्तानिया से जितने भी लोग यहाँ पर आते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में काम करते थे और ऑफिसर रैंक के ऊपर प्रमोट होते थे, उन सब का एटीट्यूड वैसा ही होता था जैसे आपकी पाकिस्तान की जीएचक्यू के अंदर आर्मी के ऑफिसर का एटीट्यूड है। मतलब वो तो खुद को कॉलोनाइजर समझते थे, ग्रीडी हुआ करते थे, लालची हुआ करते थे। सो पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर में भी आप यही एटीट्यूड देखेंगे कि ये एक तरह से पाकिस्तानी आवाम के ऊपर कॉलोनाइजर हैं और ग्रीडी हैं, लालची हैं। सो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स आते थे गोरे, वो देखते थे कि इस प्रोविंस के अंदर ज्यादा माल है, मतलब गोल्ड ज्वेलरी वगैरह जो उस टाइम के ऊपर हुआ करती थी, वैल्यूएबल चीजें, वो ज्यादा है। सो इस प्रोविंस को थोड़ा सा मतलब है ना दखल अंदाजी की जाए, इस प्रोविंस को दबा दिया जाए। मिलिट्री पावर तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हुआ करता था, बंदूक हुआ करती थी, एक अच्छी स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी, कुछ थोड़ी बहुत पैसे भी हुआ करते थे, जो आपकी पाकिस्तानी फौज के पास भी है। इस तरह से बंदूक भी है, पैसा भी है। सो इस तरह से वो वहां की सियासत को मॉनिटर करते थे। इन्होंने बंगाल की सियासत को मॉनिटर करना शुरू कर दिया और उसमें से फायदा लेने की कोशिश की। फायदा लेने के चक्कर में अल्टीमेटली उन्होंने बंगाल के ऊपर कब्जा कर लिया और मीर जाफर को जाकर वहां पर बिठा दिया। मीर जाफर वहां पर बैठ गया। फिर मीर जाफर से रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि देखो तुम्हें हमने बंगाल का मतलब हेड बना दिया है, अब पैसे दो हमें। सो उससे पैसे वैसे लेना शुरू कर दिए। फिर रॉबर्ट क्लाइव ने थोड़ा ऐसा कंपनी को दिया, ज्यादा से ज्यादा ऐसा अपनी जेब में डाला, मतलब करप्शन करने की कोशिश की, जो पाकिस्तान के अंदर आर्मी करती है। यहाँ पर जमीनें लेती है कि हम लोगों के लिए वेलफेयर करेंगे, अपने फौजियों की वेलफेयर के लिए जमीनें वगैरह बेचेंगे ताकि फौजियों को बेहतर रखे। अल्टीमेटली हमें पता चलता है कि चंद ऑफिसर इस तरह के कामों से पैसे बनाते हैं और बहुत छोटा ऑफिसर का तबका होता है जो इसमें से माल बनाता है। मतलब फौज अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी से हटकर पैसे कमाना शुरू कर दी। इसी तरह से बंगाल के अंदर जो भी ऑफिसर थे रॉबर्ट क्लाइव के बाद आए, उन सब ने पैसे भरना शुरू कर दिए। उसके बाद उन्होंने देखा कि इसके इर्द गिर्द एक और सल्तनत है, उसके ऊपर भी कब्जा कर लेते, वहां से पैसे लेते। सो इस तरह से ये बड़े सगीर के ऊपर कब्जा करते गए, क्योंकि ऑफिसर्स को पता था कि अगर ये प्रोविंस मैंने जीत लिया तो इस प्रोविंस के अंदर इतनी गोल्ड होगा, इतनी ज्वेलरी होगी, और जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं ये सारे के सारे गोल्ड और ज्वेलरी यहाँ से लेकर चला जाऊंगा और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में थोड़ी बहुत जमीन आ जाएगी और मेरे पास पैसे आ जाएंगे। सो वो अपने पैसों के लिए, अपनी लालच के लिए बड़े सगीर के ऊपर कब्जा करते थे। वो ऑफिसर्स, उनकी ये लालच हुआ करती थी। इसी तरह से सिंध के ऊपर भी जो चार्ल्स नेपियर ने कब्जा किया था, जो मीर की हुकूमत को हटाया था और होशुशीदी जिसमें शहीद हो गया था, सो उसमें भी यही था कि सिंध के अंदर बहुत ज्यादा पैसा है, सिंध बहुत अमीर है, और चार्ल्स नेपियर ने सोचा कि मैं जब सिंध को जीत लूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन चार्ल्स नेपियर की गलती ये थी कि उसको सिंध की एक्चुअल वेल्थ का पता नहीं था, सिंध के अंदर कुछ ज्यादा खास नहीं था, जिसकी वजह से चार्ल्स नेपियर को ज्यादा से ज्यादा वही मिला कि मीर के घर वालों के पास जो दौलत वगैरह थी, जो चूनिया थी, जो सोने की चीजें थी, वो ज्यादा से ज्यादा उसके हाथ में आए, बाकी कुछ खास दौलत उसके हाथ में नहीं आई। बहरहाल उनका अल्टीमेट मोटिवेशन यही होता था कि जब हम इस प्रोविंस के ऊपर कब्जा करेंगे तो इसकी दौलत ले लेंगे, इनमें से पैसे ले लेंगे, और फिर जब पैसे मिल जाएंगे तो थोड़ा बहुत कंपनी को दे देंगे और थोड़ा बहुत खुद रख लेंगे। अल्टीमेटली ये दिल्ली तक भी बात पहुंची और दिल्ली के अंदर जो सारा खजाना था वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूट छूट लिया और ऑफिसर्स ने अपने आप में बांट दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा बहुत हिस्सा दिया कि ये इतना ऐसा मिला है हमें, एक्चुअली में कम डिक्लेयर करके थोड़ा ऐसा दिया, बाकी सारा का सारा आपस में बांट लिया और फिर उसे बर्तानिया लेकर गए और वहां पर अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह बनाई, जो आपकी यहाँ पर फौज करती है,
पाकिस्तान के अंदर। फौज क्या, आपकी जुडिशरी, आपके जजेस, आपके सिविल सर्वेंट, ये सब यही काम करते हैं। सो ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि इनकी कॉलोनियल मेंटालिटी है। बहरहाल अल्टीमेटली गोरों ने, ये ऑफिसर जो थे ये बड़े लालची थे, इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया पॉपुलेशन को। इन्होंने मतलब आपके जो अमेरिका है जिसके ऊपर इनका कब्जा हुआ करता था उसको भी एक्सप्लॉइट किया। वहां पर बड़े पढ़े लिखे लोग थे, अंग्रेज थे, गोरों ने गोरों को जूते मार दिया और उनको वहां से भगा दिया। लेकिन यहाँ पर जो बड़े सगीर था, यहाँ पर मल्टी एथनिक कम्युनिटीज थी, बहुत ज्यादा कम्युनिटीज थी। सो इसका गोरों ने बड़ा फायदा उठाया। 1858 में जब लड़ाई छिड़ी तो सारी की सारी जो बंगाल की फौजें थी ना, उन्होंने लड़ाई छिड़ी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस टाइम के दौरान जो दिल्ली था उसको तो कैपिटल बनाया हुआ था, वो भी मुगल बादशाह की वजह से, लेकिन इकोनॉमिक हब जो पावर सेंटर बन चुका था, जहां पर ज्यादा फौजें थी, जहां पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, जहां पर ज्यादा इंडस्ट्री थी, वो आपका बंगाल बन चुका था। सो बंगाल की फौजों ने सब कुछ बगावत कर दी और जिसकी वजह से गोरों की काफी ज्यादा धुलाई हुई और उन्होंने बहादुर शाह जफर को बिठाया ऊपर और कहा कि अब इन अंग्रेजों की ऐसी की तैसी। अल्टीमेटली मार्शल रेस का कॉन्सेप्ट आया कि ये जो आपके पठान है इनको हम बारो करेंगे, पंजाबी है, सिख है, इनकी रेजिमेंट्स वगैरह बनाएंगे, और भी ज्यादा पंजाबी कम्युनिटीज हुआ करती थी, इन सबको मिलाकर इन्होंने बंगालियों की धुलाई कर दी और अल्टीमेटली ये गोरा सारी की सारी जंग जीत गया 1858। बहरहाल 1858 की जंग के बाद लॉन्ग रिपरकशंस हुए। अगर 1858 की जंग कामयाब हो जाती तो हम भी अमेरिका की तरह आजाद हो जाते बरतानवी राज से, लेकिन 1858 की जंग कामयाब नहीं हो सकी। इन दोनों जंगों के दरमियान जो बुनियादी फर्क ये, अमेरिका के अंदर तकरीबन 5 किस्म के लोग रहते थे। एक साउथ में रहते थे जो कि फार्मर थे, किसान थे, दूसरे उनके शॉपकीपर्स थे, पेजेंट्स थे, और मार्चेंट क्लासेस थे जो बिजनेस क्लास थी, और बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी क्लासेस थी। इन पांचों क्लासेस के अंदर होमोजीनियटी थी, मतलब एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे की बात अंडरस्टैंड करते थे। जब बरतानिया ने ज्यादा जुल्म करना शुरू कर दिया तो ये सब एक ही बात के ऊपर मुत्तफिक हो गए कि बरतानिया को यहाँ से निकालना है, और फिर अल्टीमेटली कांग्रेस वजूद में आई और कांग्रेस ने जूते मार मार के बरतानिया को वहां से निकाल दिया। लेकिन बड़े सगीर के अंदर 1858 में ये जंग कामयाब इसलिए नहीं हो सकी, यहाँ पर ज्यादा यूनाइटेड नहीं थे। मतलब बंगाल वालों ने तो आजादी के लिए लड़ाई झगड़ा किया क्योंकि बंगाल को बहुत ज्यादा कुचला जा रहा था। यहाँ पर बंगाल के ऊपर इतने टैक्सेस लगाए जा रहे थे, बंगाल के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही थी अनाज की, उसका 75% बरतानिया कंज्यूम कर रहा था, 25% भी मुश्किल से छोड़ा जा रहा था यहाँ पर बंगाली पॉपुलेशन के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर फेमिन आते थे, भूखमरी हो जाती थी, बंगाली पॉपुलेशन मरना शुरू कर देती थी, और अंग्रेज खुश हुआ करते थे कि बंगाली मर रहे हैं तो भला ठीक है मर जाए, इनकी आबादी कम हो, ज्यादा हो गई है आबादी, इस तरह से कहते थे। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि जब गोरे ने बंगाल के ऊपर कब्जा कर लिया तो बंगाल के अंदर जो पॉपुलेशन शिफ्ट था वो बहुत ज्यादा हो गया। यूं समझ लीजिए पूरे हिंदुस्तान की आबादी का 1/4 हिस्सा बंगाल के अंदर रहने लगा था, क्योंकि बंगाल के अंदर कारोबार मिल जाता था, इंडस्ट्री थी, थोड़ी बहुत तिजारत हो जाती थी। सो बंगाल के अंदर लोगों का रुझान ज्यादा बढ़ गया, वहां पर लोग अपनी अपॉर्चुनिटीज वगैरह ढूंढने जाते थे। जैसे आजकल के दौर में बहुत सारे लोग कराची के अंदर जाते कि यार कराची चलते कुछ ना कुछ रोजगार मिल जाएगा। सो इस तरह की सिचुएशन हुआ करती थी बंगाल की। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें समझ में आ गई होगी। अमेरिका का रेवोल्यूशन इसीलिए कामयाब हो गया क्योंकि वो सब के सब मिल गए थे, एकजुट हो गए थे। ये सब कॉन्टिनेंट का जो आजादी की जंग थी वो इसीलिए नाकाम हो गई क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस थी, बहुत ज्यादा एथनिक कम्युनिटीज थी, सब डिवाइडेड थी, जिनका गोरों ने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया एक दूसरे के खिलाफ। अल्टीमेटली बंगाल के अंदर जो पढ़ी लिखी क्लास थी उसको कुचल दिया, उसकी फौजें भी कम कर दी और मार्शल रेसेस का कॉन्सेप्ट लाया कि यहाँ से हम फौजी वोजी भर्ती करेंगे। और मार्शल रेसेस भी क्या खाक मार्शल रेसेस थी, ये वही मार्शल रेसेस थी जिनको गोरों ने जूते मार मार कर अपने अंदर कब्जे में लिया था। बाद में इनको कहा कि तुम बड़ी अच्छी मार्शल रेसेस हो, और उसके बाद उन्हीं में से रिक्रूटमेंट वगैरह करना शुरू कर दी। और जो सेकंड वर्ल्ड वार हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी, इसमें भी ये सारी की सारी मार्शल रेसेस बरतानिया की तरफ से लड़ रही थी। अब उस टाइम के ऊपर ये था कि बरतानिया जालिम था, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़े जालिम दुनिया के अंदर घूम रहे थे, तो बरतानिया कम जालिम लगता था उन जालिमों के सामने। अब ये ओवरऑल पिक्चर है। जब 1858 की वॉर हो गई तो उसके बाद बरतानवी गवर्नमेंट ने डायरेक्टली कंट्रोल करना शुरू कर दिया बड़े सगीर को, और बरतानवी जो कंपनी है उसकी छुट्टी कर दी। फिर यहाँ पर गवर्नर जनरल नाफिज कर दिया। पहले कंपनी के हेड हुआ करते थे, फिर वहाँ की बरतानवी की पार्लियामेंट के थ्रू एक बंदा रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर भेजा जाता था जो यहाँ का गवर्नर जनरल बन जाता था, बड़ा अच्छी खासी ताकत एक्सरसाइज करता था। अल्टीमेटली उन्होंने सोचा कि यार इस मुल्क को अगर चलाना है तो यहाँ पर मल्टी एथनिक कम्युनिटीज है, इनको डिवाइड करके रखना पड़ेगा, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के साथ ना मिल सके, जिसके थ्रू मतलब है ना इनको बहुत टुकड़ों में रखना पड़ेगा ताकि हमारी ताकत को कभी चैलेंज ना कर सके। अगर ये सब लोग मिल गए तो गोरों की छुट्टी हो जाएगी। सो उन्होंने पहले दिन से डिसाइड कर लिया हुआ था कि बरतानिया को अगर यहाँ पर हुकूमत ज्यादा देर तक रखनी है तो यहाँ पर इन सबको डिवाइड करके रखना पड़ेगा। ये एग्जैक्टली वही पॉलिसी है जो आपके यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी की है कि इन सियासी जमातों को डिवाइड करके रखना पड़ेगा। अगर ये सियासी जमातें पाकिस्तान में मुत्तफिक हो गई तो बरतानिया का राज यानी जीएचक्यू का राज पाकिस्तान के ऊपर खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ये जो कॉलोनियलिस्ट मेंटालिटी है ये पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत ज्यादा डीपली पेनिट्रेटेड है। ये आज भी आपको दिखती है कि
कॉलोनियल मेंटेलिटी और ये पाकिस्तान जीएचक्यू की मेंटेलिटी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। बहरहाल बरतानिया ने एक और अप्रोच भी अपनाई कि यार इन लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ाना भी पड़ेगा, क्योंकि बरतानिया की जरूरत थी थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग भी होता कि हमें काम करने में मदद करे, क्लरिकल स्टाफ बन जाए। अब यहाँ पर थोड़े बहुत तालीमी इदारे खोले गए, हिंदुओं ने उन तालीमी इदारों को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। यहाँ पर रोल आता है सर सैयद अहमद खान का। अब सर सैयद अहमद खान जो था एक कादियानी था बंदा, और कादियानी लोग बड़े वफादार थे बरतानिया के। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये लोग बरतानिया के बगैर कोई भी पॉलिसी वगैरह नहीं अपनाते थे, मतलब बरतानिया से पूछकर ही पॉलिसी अपनाते थे, इसके बगैर कोई भी पॉलिसी वगैरह नहीं बनाते थे। सो इस तरह की ये कादियानी कम्युनिटी थी। अल्टीमेटली पता है यहाँ पर क्या हुआ, जब एलन ऑक्टेवियन ह्यूमन नाम में एक शख्स था जो कि सोशल वर्कर था, उसने यहाँ पर आकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी। अब कांग्रेस की जब बुनियाद रखी गई तो कांग्रेस के अंदर जो सारे पढ़े लिखे हिंदू लोग थे, मुसलमान लोग थे, वो सब जमा हो गए और नेशनलिज्म की फीलिंग हुई कि यार ये बरतानवी लोग सारा पैसा बरतानिया लेकर जाते हैं, यहाँ पर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज कम है, हमें काम करने को नहीं मिलता, पैसे नहीं मिलते, हमें छोटी छोटी जॉब्स मिलती हैं और इनके पास ऑफिसर्स की जॉब होती है। ये तमाम तर चीजें थी जो रिजर्वेशन थी, जो गुस्सा था बड़े सगीर के लोगों के अंदर उस टाइम के ऊपर, जो पढ़े लिखे लोग बन गए थे थोड़े बहुत। अब उन लोगों ने कांग्रेस की मीटिंगें करना शुरू कर दी, कांग्रेस ने लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दिया। ये सियासी जमातों का काम ही यही होता है कि वो लोगों को एजुकेट कर सके तमाम तर मामला के ऊपर, के यहाँ पर रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, ये मामला कैसे हो रहे हैं, वो मामला कैसे हो रहे हैं। तो ये सियासी जमातों का काम होता है कि लोगों को अवेयर कर सके पॉलिटिकल सिचुएशन के कि कैसे रियासत उन्हें एक्सप्लॉइट वगैरह कर रही है। जब कांग्रेस ज्यादा ताकतवर हो गई और कांग्रेस ने चैलेंज करना शुरू कर दिया बरतानवी राज को, तो यहाँ पर बरतानिया को हो गया टेंशन कि यार ये कांग्रेस बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, अब इसको किसी ना किसी तरह से काबू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्होंने अपना कादियानी एजेंट सर सैयद अहमद खान का इस्तेमाल किया अच्छे से, और उसने पता है क्या स्टेटमेंट देना शुरू कर दी। सर सैयद अहमद खान मुसलमानों के अंदर बहुत ज्यादा मशहूर हुआ करता था अपने सोशल वर्क के लिए, और उसने बहुत अच्छी खासे आर्ग्यूमेंट भी लिखे हुए थे, बड़ी लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी किया हुआ था बरतानिया के ऊपर, तो ज्यादा मशहूर था। उसने कहना शुरू कर दिया कि मुसलमानों को सियासत में हिस्सा वगैरह नहीं लेना चाहिए और मुसलमानों को कांग्रेस का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। सो ये आपको पता होता है ना कि इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट जो आपके यहाँ पर आज भी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, सो ये उस टाइम के ऊपर बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट था, और उसने कांग्रेस को फुली क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और मुसलमानों को रोकना शुरू कर दिया कि कांग्रेस का हिस्सा ना बने। अब उसकी जो आर्ग्यूमेंट उस बंदे ने दी, उसने आर्ग्यूमेंट ये दी कि मुसलमान अभी पढ़े लिखे नहीं है और अगर कांग्रेस का हिस्सा बन जाएंगे तो इनके अंदर मेच्योरिटी वगैरह नहीं है और हिंदू राज आ जाएगा, और जिसकी वजह से मुसलमानों को फायदा वगैरह नहीं होगा। अल्टीमेटली वो जस्टिफिकेशन देता रहा, झूठी मूठी जस्टिफिकेशन। अल्टीमेट पर्पस ये था कि बरतानिया ने उसको लॉन्च किया हुआ था कि कांग्रेस को ज्वाइन वगैरह ना करे मुसलमान, वरना मुसलमानों के साथ मिलकर कांग्रेस ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, हमें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रखनी है, अगर डिवाइडेड नहीं रहेंगे तो ये ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और हमसे आजादी वगैरह ले लेंगे। सो ये अल्टीमेट पॉलिसी थी सर सैयद अहमद खान की कि इस तरह से मुसलमानों को अलग करना है। बहरहाल वन वे और दी अदर सर सैयद अहमद खान कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पाए, क्योंकि एजेंट कुछ ज्यादा उखाड़ भी नहीं पाते। बरतानिया ने एक और प्लान अपनाया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्लान था, ये था पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में। अब लॉर्ड कर्जन यहाँ पर आया हुआ था बंगाल के अंदर बैठकर उसने देखा कि बंगाल की आबादी तो बहुत ज्यादा है। उस टाइम के ऊपर तकरीबन 8 करोड़ के करीब बंगाल की आबादी हुआ करती थी, ये 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन हुआ करती थी। 1905 की बात कर रहा हूँ, पूरे बड़े सगीर की, मतलब 1905 में 1/4 पॉपुलेशन हुआ करती थी पूरे हिंदुस्तान की बंगाल के अंदर। उसने कहा कि बंगाल तो बहुत ज्यादा बड़ा है, बंगाल को हमने छोटा करना पड़ेगा। अब उस टाइम का जो बंगाल हुआ करता था ना, उसके अंदर आपका बंगाल भी आता था, बिहार भी आता था, ओडिशा भी आता था, असम भी आता था और छत्तीसगढ़ के हिस्से भी आते थे। लेकिन इस बंगाल के अंदर एक हिस्सा ऐसा हुआ करता था कि जिसे हम ईस्ट बंगाल कहते हैं, वहां पर मुसलमान बहुत ज्यादा हुआ करते थे और वेस्ट बंगाल के अंदर हिंदू बहुत ज्यादा हुआ करते थे। अब ईस्ट बंगाल के अंदर जमींदारी राज हुआ करता था, जिसके ऊपर जमींदार हुआ करते थे और जमींदारों के नीचे मजदूर हुआ करते थे, और ये जो मजदूर हुआ करते थे ये मुसलमान हुआ करते थे, लेकिन आबादी में बहुत ज्यादा हुआ करते थे। जमींदार इनको डांट झपट कर, इनको जूते मारकर इनसे पैसे लेते थे, इनके ऊपर जुल्म करते थे। सो वहां के जो मुसलमान थे वो बहुत ज्यादा तंग रहते थे जमींदारों से। गोरों को यह बात अच्छे तरीके से पता थी कि इनके ऊपर जो जमींदार है वो हिंदू है, और अच्छे खासे मुसलमानों ने जंगें भी की, इन जमींदारों के खिलाफ लड़ाइयां भी की। लेकिन गोरों को अच्छी तरीके से पता था कि ये जमींदार इनके हिंदू है और वो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं। अगर हम ईस्ट और वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो मुसलमान खुश हो जाएंगे, और हम बंगाल को ऐसे डिवाइड करेंगे कि जो ईस्ट वाला हिस्सा होगा इसके अंदर मुसलमानों की गवर्नमेंट आ जाएगी और वेस्ट वाले हिस्से के अंदर हिंदुओं की गवर्नमेंट आ जाएगी, और मुसलमान ज्यादा खुश हो जाएंगे, और जिसके नतीजे में कांग्रेस डिवाइडेड हो जाएगी, कांग्रेस के अंदर दरार पड़ जाएगी। अब गोरों ने ये प्लान वगैरह एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, और गोरों ने बड़े अच्छी जगह के ऊपर निशाना मारा। एक बात थी कि जमींदार जो हिंदू थे वो मुसलमानों के ऊपर जुल्म भी करते थे, लेकिन गोरों की नियत मुसलमानों की मदद करना नहीं थी। गोरों की नियत ये थी कि हिंदुओं की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसको डिवाइड कैसे करना है ताकि हिंदुस्तान के ऊपर गोरों का कंट्रोल ज्यादा अच्छे से हो। सो उन्होंने पार्टीशन कर दी बंगाल की। बंगाल की पार्टीशन के बाद एक तरफ मुसलमानों की गवर्नमेंट वगैरह आ गई, मुसलमान ज्यादा खुश थे कि यार हमें मेजोरिटी मिली, हमें गवर्नमेंट में पोस्टें मिलेंगी, हमें ये
मिलेगा, जमींदारों से हमारी जान छूट जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो हिंदू कम्युनिटी थी वो ज्यादा नाराज थी। वहां पर बाल गंगाधर तिलक ने पूना के अंदर ऐसे झगड़े किए कि ऐसी की तैसी कर देंगे, शिवाजी महाराज की जय हो, ये वो सारा का सारा मतलब उन्होंने रगड़ के रख दिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। मजहब के नाम के ऊपर सियासत करते फिरे, ये गोरे हमें डराते फिर रहे हैं, गोरे हमारे साथ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बाय द वे कायदे आजम भी पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ था, क्योंकि कायदे आजम समझ रहा था कि ये गोरे क्या करने की सोच रहे हैं, ये कांग्रेस को डिवाइड करने की कोशिश करें। और उस टाइम के ऊपर कायदे आजम कांग्रेस के अंदर थे। सो यहाँ पर जो मुसलमान थे वो तो बहुत ज्यादा खुश थे और वो अंग्रेजों से बहुत ज्यादा खुश थे, और अंग्रेज मुसलमानों को आगे आगे कर रहे थे कि तुम्हें जॉब्स देंगे, तुम्हें ये करेंगे। सो अल्टीमेटली कांग्रेस को बड़ा मसला हो रहा था कि यार ये एक तरफ मुसलमान फिसलते जा रहे हैं, इनको पैसे वैसे दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस का सपोर्ट कम होता जा रहा था। कांग्रेस ने रज के मतलब बिना अपोजिशन करना शुरू कर दी। हर दिवाली के फेस्टिवल पर, होली के फेस्टिवल के ऊपर ये सियासी टॉक के यार ये देखो बंगाल को कैसे तोड़ा, ये कैसे किया, वो कैसे किया। अल्टीमेटली ब्रिटिश इंडिया ने प्रेशर में आकर वो सारा का सारा जो अपना फैसला था वो वापस ले लिया कि हम बंगाल को फिर से यूनाइटेड कर देते हैं। ये मेरे ख्याल में 1911 में 1911 के अंदर ये सारा का सारा फैसला वापस ले लिया गया। अब इसकी वजह से जो मुसलमानों का और जो अंग्रेजों का जो एग्रीमेंट हुआ था कि मुसलमान और अंग्रेज मिलकर अब हिंदुस्तान के ऊपर काम शाम चलाएंगे और मुसलमान भी खुश रहेंगे, गोरे भी खुश रहेंगे, अल्टीमेटली वो सारा का सारा एग्रीमेंट टूट गया, क्योंकि अंग्रेजों ने मुसलमानों को दी हुई जो जुबान थी ईस्ट बंगाल को तोड़ के रखने वाली, वो सारी की सारी वापस ले ली थी। अल्टीमेटली मुसलमान दोबारा से स्लेवरी के अंदर चले गए। सो यहाँ पर वजूद हुआ आपकी मुस्लिम लीग का। मुसलमानों ने यहाँ पर देखा कि गोरा भी आपकी बात नहीं मान रहा, कांग्रेस भी हिंदू एजेंडा परस्यू कर रही है और हिंदुओं की पॉलिसी चला रही है, तो मुसलमानों की बात कौन करेगा। अल्टीमेटली यहाँ पर आपकी मुस्लिम लीग का वजूद रखा गया। अब मुस्लिम लीग का वजूद बंगाल ने रखा था बुनियादी तौर के ऊपर, यह बात आपके जहन के अंदर रहनी चाहिए क्योंकि यह आगे आपको बहुत काम आएगी। सो यहाँ पर आपकी मुस्लिम लीग का वजूद रखा गया क्योंकि उनको गोरों ने भी धोखा दे दिया था, उनको कांग्रेस ने भी धोखा दे दिया था और जमींदार मुसलमानों के ऊपर बंगाल के अंदर जुल्म करते थे। इसी जिद और गुस्से और नफरत के दौरान मुस्लिम लीग का बुनियाद रखा गया क्योंकि मुसलमानों को हकूक ही नहीं मिल रहे थे बंगाल के अंदर। यहाँ पर जो आपका वेस्ट पाकिस्तान वाला किस्सा है, जो आपका सिंध बलोचिस्तान और पंजाब वाला है, ये तो किसी खाते में ही नहीं था। असल झगड़ा तो यहाँ पर हो रहा था। फिर बंगाली मुस्लिम लीडरशिप थी, जो सियासी लीडरशिप थी बंगाल के अंदर मुसलमानों की, उन्होंने मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। शुरुआत में कायदे आजम ज्यादा मुत्तफिक नहीं थे, यार ये दो पार्टियां क्यों बन गई, एक होनी चाहिए थी कांग्रेस वगैरह। अल्टीमेटली फिर कायदे आजम ने भी कांग्रेस के अंदर देखना शुरू कर दिया कि बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग, एक एक्सट्रीमिस्ट कम्युनिटी कांग्रेस के अंदर पैदा होती जा रही है। अब ये एक्सट्रीमिस्ट कम्युनिटी जो कांग्रेस के अंदर पैदा हुई वो 1907 के अंदर पैदा हुई, 1907। इससे पहले थी लेकिन ज्यादा विजिबल नहीं थी, उसके बाद ज्यादा विजिबल होना शुरू हो गई। जब बंगाल की पार्टीशन हुई तो कांग्रेस के अंदर जो हिंदू नेशनलिज्म था ना वो बहुत ज्यादा उभर कर आया, जिसका मतलब लीड कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक और भी इस तरह के लीडर थे। सो वो उसको लीड कर रहे थे, जिसकी वजह से जो कांग्रेस की जो सेक्युलर आइडेंटिटी थी वो सारी की सारी उड़ गई और कायदे आजम को बहुत ज्यादा मायूसी हुई कांग्रेस के एटीट्यूड को देखकर। और अल्टीमेटली कायदे आजम ने पहले दोनों की मेंबरशिप रखी, कांग्रेस की भी और मुस्लिम लीग की भी, कोशिश की कि इन दोनों के दरमियान सुलह सफाई करवा दी जाए। अल्टीमेटली कायदे आजम कांग्रेस से मायूस हो गया क्योंकि उसके अंदर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और फिर कायदे आजम मुस्लिम लीग के अंदर मुकम्मल तौर के ऊपर शामिल हो गए। अब शुरुआत में कायदे आजम की जो कोशिश थी वो ये थी कि मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को यूनाइट किया जा सके, इनका एक एजेंडा बनाया जा सके कि अंग्रेजों से आजादी हासिल करनी है, अंग्रेजों से ज्यादा हकूक हासिल करने। कायदे आजम इसीलिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर भी जाना जाता था। ये आपकी मतलब यूं समझ लीजिए 1916 से लेकर 1924 तक की बात है। इसी दौरान मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर एक मूवमेंट भी चलाई कि खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट के दौरान मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अंदर बहुत ज्यादा बातें चलती रही। अल्टीमेटली क्या हुआ कि गोरों ने एक डील स्ट्राइक कर दी गांधी के साथ और गांधी ने खिलाफत मूवमेंट से विड्रॉ कर लिया। बहाना यह बनाया कि एक दूर का गांव था, वहां पर पुलिस कैंप को आग लगा दी गई, 23 पुलिस वाले जल गए थे क्योंकि लोगों ने एहतजाज के अंदर पुलिस वालों की फेंटी लगा दी थी, जिसका बहाना बनाया कि मैं ये नहीं चाहता कि हिंदुस्तान के अंदर खून खराब हो। अल्टीमेटली ड्रामा करके निकल गया इस मूवमेंट के अंदर से। एक्चुअली में उसने गोरों के साथ डील की हुई थी। इसका नेट रिजल्ट मुस्लिम लीग के ऊपर यह पड़ा कि मुस्लिम लीग को पता चल गया कि कांग्रेस ने हमारी पीठ में खंजर घोपा है और इन्होंने जाकर समझौता कर लिया है गोरों के साथ। मतलब यूं समझ लीजिए कि जैसे आज के दौर में नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो ने मिसा के जमहूरियत साइन किया कि हम दोनों मिलकर फौजी स्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ेंगे, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि दोनों मिलकर लड़ने के बारे में तैयारी कर रहे थे कि बेनजीर ने जाकर मुशर्रफ के साथ डील कर दी और मिसा के जमहूरियत की धज्जियां उड़ा के रख दी। सो यहाँ पर भी बड़ी कस्में खाई थी मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने 1960 से लेकर 1924 तक कि हम दोनों मिलकर लड़ेंगे, गोरों की ऐसी की तैसी कर देंगे। गांधी ने जाकर सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन कर दिए गोरों के साथ और जिसकी वजह से मुस्लिम लीग की पीठ के अंदर खंजर घोप दिया और अल्टीमेटली खिलाफत वगैरह भी उड़ गई। कायदे आजम इस तमाम तर पॉलिटिक्स से दूर रहे क्योंकि कायदे आजम को एक्चुअली में पता था कि खिलाफत बचने वाली वैसी भी नहीं है और वहां की जो पॉलिटिकल रियलिटीज थी कायदे आजम को अच्छे तरीके से पता था। कायदे आजम बहुत ही ज्यादा रेशनल बंदा था, उसको बहुत ज्यादा समझ थी सियासत की, इसीलिए कायदे आजम इन तमाम तर मामला से दूर रहे। बहरहाल इसी मूवमेंट के दौरान आपके मौलाना मोहम्मद अली जौहर बेचारे ये सारे के सारे बेचारे जेलों में सड़
सड़ते रहे और गांधी ने डील कर दी। अब फिर से मूवमेंट्स वगैरह शुरू होने लगी कि यार थोड़े बहुत राइट वगैरह दो, तो गोरों ने आखिर तंग आकर 1928 में कहा कि यार तुमसे बातचीत करते हैं, चलो एक काम करते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, सब लोग मिलकर बैठो और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें हम सब लोग मुत्तफिक हो जाए, मतलब हिंदू भी एग्री हो जाए, मुस्लिम भी एग्री हो जाए और भी ज्यादा माइनॉरिटी की कम्युनिटीज है वो ज्यादा से ज्यादा एग्री हो जाए। फिर 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, 1931 में हुई, 1932 में हुई। गोरों ने पता है क्या किया मुसलमानों के साथ और हिंदुओं के साथ, वो ये कहा कि तुम दोनों मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर दिखाओ। अल्टीमेटली कायदे-ए-आज़म के 14 पॉइंट भी आए, नेहरू के जो 28 पॉइंट थे वो भी आए। इस तरह से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के ऊपर झगड़ा हो गया। फिर गोरों ने कहा कि तुम दोनों से नहीं होगा, तुम दोनों नहीं बना सके, इंडिया बहुत ज्यादा डाइवर्स है और डिवाइडेड है, इसीलिए उन्होंने अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे दिया जिसे हम कहते हैं 1935 कम्युनल अवार्ड। वो एक्चुअली में दस्तूर था जिसके मुताबिक लेजिस्लेटिव असेंबलियां होंगी, इलेक्शंस होंगे, प्रोविंशियल असेंबलियां होंगी और उनकी एक गवर्नमेंट होगी जिसके मुताबिक जो इलेक्शन में जीत कर आएगा वो प्रोविंशियल असेंबली चलाएगा, वो ऊपर वाली लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी बैठेगा। और वहां पर एक पावर हुआ करता था कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबलियां गवर्नर जनरल जो कि बरतानवी हुआ करता था उसके खिलाफ जाने की कोशिश करेंगी तो गवर्नर जनरल उन असेंबलियों को उड़ा के रख देगा, ताकि मतलब गवर्नर जनरल का पावर ज्यादा सुप्रीम रहे। ऐसा ना हो कि लेजिस्लेटिव असेंबलियां गवर्नर जनरल यानी बरतानवी राज को चैलेंज करना शुरू कर दे। ये पावर आपको जहन में रखना चाहिए, 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन का पावर, ये आपको जहन में रखना चाहिए क्योंकि ये आने वाले दिनों में जब पाकिस्तान बनता है ये बहुत मिसयूज होता है। ये एक्चुअली में सारे के सारे जो कानून हुआ करते थे ना कि भैंस चोरी का केस डालकर किसी को गिरफ्तार करना, ये गोरों के काम हुआ करते थे। ये फलाना गद्दार है, ये जापानीज के साथ मिला हुआ, ये भी गोरों के काम हुआ करते थे। इंटेलिजेंस एजेंसियों का इस्तेमाल करके स्पाई वगैरह करना, ये भी गोरों के काम हुआ करते थे। डिवाइड एंड रूल करना, ये भी गोरों के काम हुआ करते थे। कॉन्स्टिट्यूशन की फलाशिक के मुताबिक ये काम कर देना, ये भी गोरों के काम हुआ करते थे। मिलिट्री पावर का यूज करना अपने लोगों के ऊपर, ये भी गोरों के काम हुआ करते थे। और ये सारी करतूतें अब अगर आप देखेंगे तो ये आपको पाकिस्तान की मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट के अंदर नजर आएंगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये जो कॉलोनियल मेंटेलिटी है ये हमारे जीएचक्यू के अंदर भी है, हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी है और ये हमारी जुडिशरी के अंदर भी है। इसीलिए पाकिस्तान ज्यादा जमहूरी तौर के ऊपर मजबूत मुल्क नहीं बन सका। अब 1935 के अंदर गोरों ने कम्युनल अवार्ड दे दिया। उन्होंने मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को कह दिया कि तुम दोनों ने मिलकर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, अल्टीमेटली हम ही तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन दे दे। 1935 का कम्युनल अवार्ड आ गया। उसके मुताबिक 1937 के अंदर इलेक्शन हुए। अब जो 1937 के इलेक्शन हुए वो बड़े खतरनाक हुए। पूरी की पूरी इलेक्शन कांग्रेस जीत गई, मुस्लिम लीग के पास कुछ भी नहीं आया। इससे यह साबित करने में कांग्रेस कामयाब रही कि देखे जी कांग्रेस बहुत ज्यादा मशहूर है पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। ये जो मुस्लिम लीग बनाई गई है ये किंग्स पार्टी है, यानी एस्टेब्लिशमेंट यानी बरतानिया की पार्टी है। इसका कोई एक्चुअली में वजूद वगैरह नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। एक्चुअली में कांग्रेस ही मुसलमानों की और हिंदुओं की और सब माइनॉरिटीज की रिप्रेजेंटेटिव है सब कॉन्टिनेंट के अंदर, क्योंकि 1937 के इलेक्शन वही बता रहे थे। अल्टीमेटली इन लोगों ने क्या किया, कांग्रेस वालों ने यहाँ पर सारी की सारी गवर्नमेंट बनाकर बैठ गए सूबों के अंदर और फिर अपनी मनमानी करना शुरू कर दी। फिर उन्होंने मतलब हिंदुइज्म को प्रमोट करना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे स्लोगन्स प्रमोट करना शुरू कर दिए एजुकेशनल लिटरेचर के अंदर, जिसमें मतलब इस्लामिक टच वगैरह नहीं हुआ करता था। मुसलमानों को ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह नहीं मिल रही थी। ये 1937 की बात कर रहा हूँ। और मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहे थे उसके अंदर कोई कमी वगैरह नहीं है। सो इससे ये हुआ कि जो मुसलमान इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते थे कि कांग्रेस भी तो मुसलमानों का ख्याल रखेगी, कांग्रेस के ऊपर भी तो गोरे का जुल्म हो रहा है, सो हमारे ऊपर भी हो रहा है, सो कांग्रेस भी हमारा ख्याल करेगी। सो उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा कि यार ये लोग तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, हमें तो कुछ भी नहीं दे रहे। अल्टीमेटली 1937 के बाद जो गवर्नमेंट कांग्रेस ने बनाई वो मुस्लिम लीग का जो नैरेटिव था कि मुसलमान कांग्रेस के अंदर सिक्योर नहीं है, उससे बहुत ज्यादा प्रमोट किया इस कांग्रेस की गवर्नमेंट ने। मुसलमानों को ज्यादा दुख हुआ, मायूसी हुई, एलिनेशन हुई और उसके बाद मतलब बयान ही आते थे कांग्रेस की तरफ से, कोई मतलब हल नहीं किया जाता था मुसलमानों के मामलात का। सो इसकी वजह से जो मुस्लिम लीग थी उसने भी ज्यादा कैंपेन करना शुरू कर दी, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया, अपनी पॉलिटिकल कैंपेन तेज करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से मतलब मुसलमानों का सपोर्ट बढ़ता गया मुस्लिम लीग के लिए और वो समझ गए कि मुस्लिम लीग ही हमारे मुस्तकबिल के हवाले से सही फैसले कर सकती है। सो अल्टीमेटली ये हुआ कि 1939 में बरतानिया की जंग हो गई, जंग अजीम दोम हो गई वहां पर यूरोप के अंदर। उसके नतीजे यहाँ पर ये आए कि कांग्रेस ने कहा कि अब अच्छा मौका है अंग्रेजों को ब्लैकमेल करते। उन्होंने गवर्नमेंट के सारी पोस्टों से रिजाइन कर दिया और यहाँ पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया बरतानिया के साथ कि अब तुम्हारी ऐसी की तैसी, वो भी तुम्हें ठोकेंगे, हम भी तुम्हें ठोकेंगे। तो कायदे-ए-आज़म बिल्कुल एक अच्छे सियासतदान की तरह दूर बैठकर देख रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है और कायदे-ए-आज़म सोच रहा था कि इन तमाम तर मामलात से मुस्लिम लीग कैसे फायदा उठा सकती है। अल्टीमेटली ये हुआ कि ये जो गवर्नमेंट हो रही थी जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रही थी कांग्रेस की, वो सारी की सारी खत्म हो चुकी थी। मुसलमानों ने डे ऑफ रिलीफ मनाया, खुशी का दिन मनाया कि यार जान छूटी इन लोगों से, क्योंकि कांग्रेस ने खुद ही रिजाइन वगैरह कर दिया था तमाम तर जगहों से। फिर बरतानिया ने कोई और इलेक्शन वगैरह नहीं कराया, उन्होंने कहा कि जंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जंग लड़नी पड़ेगी और मार्शल लॉ वगैरह लगा दिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर। और उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज फिलहाल
साल के लिए बंद है क्योंकि हमें जंग के ऊपर फोकस करना है। सो ये मार्शल लॉ, ये जो सारी की सारी चीजें आप देखते हैं, ये सारी की सारी गोरे की इजाद है। पाकिस्तान के अंदर जो इंट्रोड्यूस की है वो तो आप GHQ कर रहा है। अल्टीमेटली ये मेंटेलिटी वही है जो कॉलोनियल मेंटेलिटी है, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट्स एक्चुअली में वहीं के थे। अब फिर एक दूसरे के साथ टॉक्स हुए, बरतानवी हाई कमीशन आते गए, यहाँ पर बरतानवी कैबिनेट मिशन आए, बरतानवी लॉर्ड्स आए, पार्लियामेंट्री कमेटीज आई, जिनकी मीटिंग हुई, मुस्लिम लीग के साथ भी हुई, कांग्रेस के साथ भी हुई। अल्टीमेटली यहाँ पर बातचीत वगैरह होती रही और अल्टीमेटली ये डिसाइड किया गया कि 1946 के अंदर इलेक्शन होंगे। अब ये 1946 के इलेक्शन के पीछे जो कहानी ये है कि बरतानिया जंग जीत चुका था, अब कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट करनी थी, लेकिन वहां पर जो बरतानिया था उसके ऊपर अमेरिका का प्रेशर ये था कि तुमने अपनी तमाम तर कॉलोनियों से विड्रॉ करना है बहुत जल्दी, मतलब सारी की सारी कॉलोनियां 1 बाय 1 करके छोड़ना है, जिसकी वजह से बरतानिया को यहाँ पर कुछ ना कुछ सेटलमेंट करके जाना था। सो बरतानिया का जाना तो ठहर चुका था, वरना अमेरिका आकर यहाँ पर हमें लिबरेट कर लेता। अगर बरतानिया यहाँ पर ज्यादा देर रहने की कोशिश करता तो अमेरिका हमें हथियार सप्लाई करता और यहाँ पर एक खून खराबा होता, जिसके बाद बरतानिया की जूतों से ठुकाई होती और बरतानिया को यहाँ से भगाया जाता। बहरहाल अमेरिका के कहने के ऊपर बरतानिया ने यहाँ से विड्रॉ करना शुरू कर दिया और यहाँ पर कुछ पीस एग्रीमेंट वगैरह करना शुरू कर दिया कि आइए मिलकर ये प्लेन वगैरह बनाते, कैसे बनाते। सो कैबिनेट मिशन प्लेन आया। कैबिनेट मिशन ये कह गया था कि इन तमाम तर सब कॉन्टिनेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, सारे के सारे एक फेडरेशन के अंदर रहेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग अलग स्टेट्स वगैरह होंगे जो कि ज्यादा इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन फेडरेशन एक ही रहेगी। उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब एक्चुअली में ये कहने की कोशिश की कि हम जितने भी पाकिस्तान बनाने के मंसूबे उन सबको रद्द करते हैं। सो बरतानिया के अंदर इलेक्शन वगैरह हो गई। बरतानिया की इलेक्शन के बाद वहां पर क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर बनकर आ गया, जिसके ऊपर अमेरिका का ज्यादा असल रसूख था और अमेरिका का ज्यादा प्रेशर यही था क्लेमेंट एटली के ऊपर कि यहाँ पर ऐसे सेटलमेंट करके जाओ कि लड़ाई झगड़े वगैरह ना हो। सो क्लेमेंट एटली ने कहा कि देखे जी, जो इंडिया की आजादी है वो बड़ी आसान काम नहीं है, हमें 2-3 हिस्से करने पड़ेंगे इंडिया के, तभी यहाँ पर अमन वगैरह रहेगा। सो एक्चुअली में जो बरतानिया के ऊपर जितना भी अमेरिका का प्रेशर था, इसी की वजह से आपका बरे सगीर पाकिस्तान और इंडिया आजाद हुए, वरना बरतानिया का कोई इरादा नहीं था ये मामला छोड़ने का, यहाँ पर बहुत ज्यादा खून खराबा होता। अब यहाँ पर हुए इलेक्शन। अब ये इलेक्शन कहलाते हैं 1946 के इलेक्शन, जो शुरू हुए थे दिसंबर 1945 को और एंड हुए थे जनवरी 1946 को। मतलब ये दिसंबर से जनवरी तक इलेक्शन चले थे। सो इसे 1946 के इलेक्शन कहा जाता है। ये आपके नेशनल सीटों के ऊपर भी हुए और प्रोविंशियल सीटों के ऊपर भी हुए। अब इसके रिजल्ट बड़े इंटरेस्टिंग है। आप 1937 के इलेक्शन की रिजल्ट ध्यान में रखें कि वहां पर कांग्रेस ने स्वीप कर दिया था, मुस्लिम लीग बेचारी 1-2 सीटों के साथ बैठी रही और सारी दुनिया को यह पता चला कि मुस्लिम लीग के पीछे तो मुस्लिम ही खड़े नहीं है। सो मुस्लिम लीग किस बात की। लेकिन 1946 के जो इलेक्शन आए वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। मुस्लिम लीग ने 3 सूबों में सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल की, मतलब मेजोरिटी ले ली, सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर और बंगाल के अंदर। अब यहाँ पर बंगाल के अंदर पहले ही गो में मुस्लिम लीग ने हुकूमत बना ली। सिंध के अंदर बाई इलेक्शन हुए, उसके बाद मुस्लिम लीग ने हुकूमत बना ली। ये 1946 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, सूबाई इलेक्शन, प्रोविंशियल इलेक्शन की। और जो पंजाब था वहां पर बड़ा झगड़ा पड़ गया। पंजाब के अंदर मेजोरिटी पार्टी मुस्लिम लीग थी, लेकिन जो पंजाब असेंबली के ऊपर मेजोरिटी हासिल करने के लिए जो सीटें चाहिए थी वो नहीं थी। सो वहां पर एक खिजर हयात खान का शख्स था, जिसको आप अभी जानते भी नहीं होंगे। उसने कांग्रेस के साथ मिलकर एक यूनियनिस्ट गवर्नमेंट बनाई। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो कांग्रेस के साथ था, उसके साथ मिलकर खिजर हयात खान ने एक यूनियनिस्ट गवर्नमेंट बनाई और उसके मुताबिक उसने पंजाब के ऊपर हुकूमत वगैरह करना शुरू कर दिया। वो बड़ी कमजोर सी गवर्नमेंट थी जो बाद में बहुत ज्यादा जलील होना शुरू हो गई और जिसके ऊपर मतलब मुस्लिम लीग ने अचानक से अटैक करना शुरू कर दिया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाना शुरू कर दी और पंजाब के अंदर मतलब है ना गवर्नमेंट की जई तई फेर दी मुस्लिम लीग ने, क्योंकि मुस्लिम लीग मेजोरिटी पार्टी थी और खिजर हयात खान कांग्रेस की मदद से, बरतानी साम्राज्य की मदद से यूनियनिस्ट गवर्नमेंट बनाने के चक्कर में बैठा हुआ था। हालांकि जो मेजोरिटी ली थी वो मुस्लिम लीग ने ली थी, लेकिन उनके पास सिंपल मेजोरिटी नहीं थी जिसे वो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे, इसीलिए वहां पर एक यूनियनिस्ट गवर्नमेंट बनाई। लेकिन वो कमजोर सी गवर्नमेंट थी, उसकी जई तई फेर दी मुस्लिम लीग ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाकर। तो इससे आपको यह पता चलता है कि जो पाकिस्तान आप देख रहे हैं, इसके मुताबिक यहाँ पर जो मुस्लिम लीग का सपोर्ट था वो सिर्फ 2 जगहों से आया। एक सिंध के अंदर से, जहां पर उन्होंने मेजोरिटी से गवर्नमेंट बनाई। जो सबसे ज्यादा सपोर्ट आया वो बंगाल के अंदर से, जहां पर उन्होंने मेजोरिटी से गवर्नमेंट बनाई। पंजाब के अंदर उन्हें गवर्नमेंट नहीं बनाने दी गई। NWFP के अंदर तो कांग्रेस ने गवर्नमेंट बना दी, डॉक्टर खान के साथ, जो खान अब्दुल गफ्फार खान का, जिसे हम बच्चा खान कहते हैं, उसका भाई था, उसके साथ मिलकर कांग्रेस ने गवर्नमेंट बना दी थी। सो आप देखेंगे कि ज्योग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो आपको सपोर्ट जो मुस्लिम लीग का नजर आता है वो ज्यादा से ज्यादा सिंध के अंदर नजर आता है और आपको बंगाल के अंदर नजर आता है। बाकी तो टंटन गोपाल था। पंजाब के अंदर सपोर्ट था, लेकिन पंजाब यूनाइटेड था और बहुत बड़ा था, इसी वजह से वहां पर मुस्लिम लीग मेजोरिटी ले लेती थी, लेकिन सिंपल मेजोरिटी नहीं होती थी, जिसकी वजह से वो हुकूमत वगैरह बना सके। बहरहाल 1946 के इलेक्शन के अंदर एक और अच्छी बात हुई। वो अच्छी बात यह हुई कि 492 सीट्स रिजर्व थी मुसलमानों के लिए। कुछ लोग कहते हैं 495 थी। इनमें से 87% सीटें यानी 492 में से 429 सीटें मुसलमानों ने जीती प्रोविंशियल असेंबली के अंदर। और जो टोटल सीटें थी पूरे
बलोचिस्तान की 1585 थी, मतलब 1588 टोटल सीटें थी पूरे हिंदुस्तान की प्रोविंशियल असेंबली की। उसमें से 492 मुसलमानों के लिए रखी गई थी। इस 492 सीटों में से 429 जो कि 87% मुसलमानों की सीटें थी, वो सारी की सारी मुस्लिम लीग जीत गई, जिससे यह साबित हुआ कि 1937 के इलेक्शन बिल्कुल कम थे और 1946 के अंदर 10 साल के अंदर मुस्लिम लीग ने अपनी मेहनत के तौर के ऊपर खुद को यह साबित करने में कामयाब रही कि सारे के सारे मुसलमान मुस्लिम लीग के साथ है, मुस्लिम लीग की मदद करेंगे और मुस्लिम लीग बहुत ज्यादा ताकतवर जमात है। अब थोड़ा सा यहाँ पर यह देख लेते कि सूबों में किस तरह से इलेक्शन जीते गए। अब 1946 के इलेक्शन के मुताबिक बंगाल के अंदर 119 सीट थी, जिसमें से 113 सीटें मुसलमान जीत गए। पंजाब के अंदर 86 सीट थी मुसलमानों के लिए रखी गई, जिसमें से 79 सीटें मुसलमानों की मुस्लिम लीग ने जीत ली। सिंध के अंदर 34 थी सीटें, जिसमें से 24 सीटें मुसलमानों ने जीत ली, मुस्लिम लीग ने जीत ली। NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर 38 सीटें थी, जिसमें से 17 सीटें मुस्लिम लीग ने जीत ली। यहाँ पर मेजोरिटी वगैरह मुस्लिम लीग हासिल नहीं कर सकी, लेकिन 38 में से 17 सीटें मुस्लिम लीग जीत गई। पंजाब के अंदर जो खिजर हयात खान है, उसने वो जो तमाशा किया था, जिसका उसको अच्छा खासा नतीजा ये मिला कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गई और पंजाब के हालात बिगड़ गए। बहरहाल जो बाकी रही गवर्नमेंट बनाने के हवाले से, तो सिंध के अंदर भी मुस्लिम लीग ने गवर्नमेंट बनाई और बंगाल के अंदर भी मुस्लिम लीग ने गवर्नमेंट बनाई। NWFP के अंदर डॉक्टर खान ने कोalition के साथ गवर्नमेंट बनाई, ये भी कांग्रेस के साथ कोalition में जुड़ गया और वहां पर एक गवर्नमेंट बनाई। बाकी रही बलोचिस्तान, ये जो बलोचिस्तान एक्चुअली में आप देख रहे होते हैं ना, ये ऐसा था नहीं। बलोचिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं, यहाँ पर खान अफकलात की हुकूमत हुआ करती थी, वो एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, वो एक अलग किस्सा है। उसके बाद जो सारे के सारे जो प्रिंसली स्टेट वाले मामले आते हैं, उसमें बलोचिस्तान आपके यहाँ पर आ जाता है। बाकी यहाँ पर ये जो बलोचिस्तान का जिस तरह से आप नक्शा देख रहे हैं, ऐसा नहीं था, ये बहुत ज्यादा चीजों में डिवाइडेड था। अब कांग्रेस ने कहां कहां पर जीत हासिल की 1946 के इलेक्शन के मुताबिक। NWFP में कांग्रेस ने जीत हासिल की, यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर कांग्रेस ने हासिल की, बिहार, ओडिशा, असम, मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, ये सारे के सारे कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। बकाया जितने भी हिस्से थे वो सारे के सारे प्रिंसली स्टेट थे। और जो नेशनल लेवल की सीटें थी, मैंने अभी तक जितनी भी सीटें बात की है वो आपकी प्रोविंसेस की थी। जो नेशनल लेवल की सीटें थी वो 102 थी, 102। उसमें से कांग्रेस ने 59 सीट हासिल की। मुस्लिम रिजर्व सीटें जो नेशनल असेंबली की थी वो 30 सीट थी और 30 में से 30 मुस्लिम लीग जीत गई। सो जो नेशनल लेवल की सीटें थी 30 मुस्लिम के लिए रिजर्व थी और मुस्लिम लीग ने वो 30 की 30 जीत ली। बाकी जो कांग्रेस थी उसने 59 सीटें जीती। इस इलेक्शन के रिजल्ट ने बड़ी अच्छी चीजें पैदा की, मतलब ये पैदा किया कि इसने मुस्लिम लीग को पावरफुल किया, इम्बोल्डन किया कि मुस्लिम लीग अब फोर फ्रंट के ऊपर आकर ज्यादा ताकत के साथ लड़ाई झगड़ा कर सके कांग्रेस के साथ और गोरों के साथ, और गोरों को कहे कि अब तुम्हें हमें पाकिस्तान देना ही पड़ेगा। क्योंकि इसके अंदर यह साबित हो चुका था कि सारे के सारे मुसलमान मुस्लिम लीग के साथ खड़े और ये जो सूबे वगैरह ये सारे के सारे मुसलमानों के साथ खड़े। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर हो चुकी थी कि पाकिस्तान बनने वाला है। अब गोरों ने कुछ इधर उधर करने की कोशिश की तो कायदे आजम ने कहा कि डायरेक्ट एक्शन डे होगा, जिसमें मुसलमानों ने सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट चलाना शुरू कर दी। हिंदुस्तान के अंदर लड़ाई झगड़ा बढ़ने का खतरा बढ़ गया था, जिसकी वजह से गोरों ने कहा कि जाओ लो पाकिस्तान और निकलो यहाँ से। लेकिन इतना भी आसान नहीं था। इन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान को है ना कमजोर करके पैदा करें, मतलब ऐसा पाकिस्तान बनाया जाए जिसमें कमजोरी हो। सो प्रिंसली स्टेट के ऊपर ढाका डालने की कोशिश की गई कि कश्मीर का ऐसा हिंदुस्तान के अंदर आ जाए, फिर बंगाल को ऐसे डिवाइड किया जाए कि कलकत्ता का ऐसा बंगाल से निकल जाए। सो गोरों ने बहुत ज्यादा ढाके मारने की कोशिश की कि पाकिस्तान बने तो कमजोर बने, कश्मीर का ऐसा हिंदुस्तान के अंदर आ जाए। सो इस तरह के ढाके वगैरह मारने की कोशिश की गई। पाकिस्तान को पैसे नहीं दिए गए, पाकिस्तान को ऑफिसर्स वगैरह नहीं दिए गए, पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह कम दिया गया। सो इस तरह के ढाके शाके मारने के हवाले से गोरे मशहूर थे। सो उन्होंने एक्चुअली में ग्राउंड वर्क ले करने की कोशिश की कि पाकिस्तान को कमजोर ही रखा जाए। सो पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बनने के बाद गवर्नर जनरल कायदे आज़म बन गए और ये कॉन्स्टिट्यूशन वही था जो कि 1935 का कॉन्स्टिट्यूशन था, कम्युनल अवार्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी इंटरम गवर्नमेंट बनाई गई। इंटरम गवर्नमेंट के अंदर आपके नेहरू भी आ गए। पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पर एक इंटरम गवर्नमेंट सेट की गई बरे सगीर के अंदर 1946 के इलेक्शन के मुताबिक। उस इलेक्शन के मुताबिक नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन गए और जो उसका फाइनेंस मिनिस्टर बना वो लियाकत अली खान बन गए। और फिर यहाँ पर झगड़े वगड़े होना शुरू हो गए तो अल्टीमेटली यहाँ पर बिल मंजूर करवा लिया गया कि भाई पाकिस्तान बनेगा। गोरों ने भी अप्रूवल दे दिया और पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल बन गए वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बन गए और उसकी अनाउंसमेंट वगैरह हो गई आपकी 14 अगस्त को। 14 अगस्त के बाद रात को 12 बजे 15 अगस्त को आपकी अनाउंसमेंट हो गई हिंदुस्तान के अंदर। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल बन गए। लेकिन जो दस्तूर था वो वही 1935 का कम्युनल अवार्ड था, जिसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस वगैरह की गई थी, जिसके अंदर गवर्नर जनरल को बहुत ज्यादा ताकत दी गई थी। अब आप देखेंगे कि यह दस्तूर कैसे हमारे गले की हड्डी बनता है। और जब भी कोई दस्तूर बनाने की कोशिश की गई कि 1935 के दस्तूर को चेंज करके ऐसा दस्तूर बनाया जाए जो कि गोरों ने बनाया था एक्चुअली में 1935 का दस्तूर, जिसके मुताबिक गोरों के पास सबसे ज्यादा ताकत होनी चाहिए थी कि अगर कोई भी बंदा नीचे से लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करे या इलेक्टेड बॉडी गोरों की हुकूमत को चैलेंज करने की कोशिश करे तो गोरे उस
हुकूमत को डिसमिस कर सके, उस असेंबली को तोड़ सके, उस असेंबली को भगा सके। यहाँ पर जो दस्तूर बना वही 1935 का बना और उसको ही घसीटने की कोशिश की गई। सो एक्चुअली में जो पाकिस्तान की जो जड़ें हिला दी वो उसी 1935 के दस्तूर ने, उसी 1935 के दस्तूर ने पाकिस्तान की जड़ें हिला दी। ये कैसे हिलाई ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। ये काफी ज्यादा लंबी वीडियो हो गई, इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। मेरा इरादा यही था कि इसको एक ही पार्ट में कंक्लूड कर लूं। अब तक का आपका पाकिस्तान बन चुका है, अब पाकिस्तान को तोड़ने की बारी है कि हम पाकिस्तान को कैसे तोड़ते हैं। हमारा ये GHQ जो कॉलोनियल मेंटेलिटी रखता है, जिसने गोरे का कानून ज्यादा से ज्यादा यूज किया, जो 1935 का कम्युनल अवार्ड था उसको यूज करके कैसे पाकिस्तान की जई तई फेरी हमारी GHQ ने, ये वो चीजें हैं जो हम नेक्स्ट ऑडियो लॉग में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।